हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। आज हम डिस्कस करेंगे जीपेट 2017 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको हम पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन है कि जीपेट मंत्रा जो बुक है उसमें जो आपके क्वेश्चन पेपर आपका 2017 से ले जाके 2024 तक जो क्वेश्चन पेपर है उनका टोटल वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके लिए अवेलेबल है। तो उसी सीरीज के तहत ये आपका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम जो हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन जीपेट 2017 के क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए थे उनको डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। और ये आप सभी जानते हैं कि भाई हर जीपेट एस्पिरेंट्स की नीड होती है कि भाई हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं और उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 4 है। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसको ध्यान से देखना है। इसके पहले देखो, आपको जीपेट मंत्रा जो बुक है आपकी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है ई पीडीएफ नोट्स आपके रहेंगे, ये फ्री है इसके साथ, ठीक है। आपका 1988 जब गेट एग्जाम होता था तब से ले जाके 2016 तक, 2010 से आपका नाम हो गया जीपेट, ठीक है, तो वो वहां से ले जाके 2016 तक। और ये जो गेट के पेपर है हमारे आपका 1988 से ले जाके आपके हमारे 2009 तक, ये तब तक गेट का एग्जाम कहलाता था, और 10 से ये जीपैट बन गया। तो ये यहां से ले जाके 16 तक आपके पूरे ये पेपर रहेंगे और इनका एक्सप्लेनेशन रहेगा। इसके बाद 2017 से ले जाके 2024 तक ये जो रहेंगे, इसमें आपका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरे हमारे जीपेट का 2017 से ले जाके 2014 तक, 2024 तक पूरा रहेगा। इसमें आपका क्या रहेगा, कंप्लीट वीडियो रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये बुक में पूरा आपका ये सब बुक के साथ ही रहेगा। जो बुक परचेस करेगा उसके साथ ये सब चीजें उसको अवेलेबल रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले जो है हमारा न्यूरोपैथी, ठीक है, न्यूरोपैथी जो होता है एडवर्स इफेक्ट किसका होता है। देखो, न्यूरोपैथी जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है तो न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ये बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो एडवर्स इफेक्ट होता है बेटा, आइसोनियाजिड का होता है। आइसोनियाजिड जब यूज किया जाता है तो ये एक्चुअल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ये इसका मैकेनिज्म होता है। हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, एक ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो सभी रेजिमेंट में यूज होता है, चाहे आपका वो कोई भी हो उसका पार्ट रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर फर्स्ट एंटी टीबी ड्रग कभी कोई पूछेगा तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसका स्ट्रक्चर में देखा जाए, पायरिडीन रिंग हमारा प्रेजेंट रहता है इसमें, ये पायरिडीन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे CONH NH2 रहता है। इसको कहते हैं आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड कहलाता है, आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। जिसको ऑफिशियली जो इंडिकेट करते हैं वो अपन जेड सिंबल से करते हैं, जो HRZES चलता है ना फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग का। तो इसका आंसर क्या होगा, आइसोनियाजिड, अच्छे से याद रखना। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स होती है, जैसे भाई अगर आप किसी को मेटफॉर्मिन रेगुलर दोगे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको एनीमिया हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इथाम्ब्यूटॉल जो ड्रग होता है ये भी हमारा फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। इसकी बात करें ना तो ये भी माइकोलिक एसिड के इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। और पूरी जो HRZES है हमारी, ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है, HRZES, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा इंजेक्टेबल होता है। और ये जो ड्रग है इन सभी में से जो इथाम्ब्यूटॉल है ये हमारा क्या होता है, स्टैटिक होता है, बाकी सभी हमारे साइडल होते हैं। ये बस कैसा होता है, स्टैटिक होता है। तो याद रखना, पायराजिनामाइड इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये भी फर्स्ट लाइन है। पायराजिनामाइड जो होता है इसमें पायराजीन रिंग रहता है, ये आमने सामने क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और इसमें C डबल बॉन्ड NH2 रहता है। सेकेंड पोजीशन पे ये कार्बोक्सामाइड लगा रहता है, तो पायराजीन भी इंपॉर्टेंट है। डेप्सोन हमारा क्या होता है, सल्फोन में आता है, ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव होता है डेप्सोन। इसका बेसिक एंटी टीबी में तो यूज नहीं है बेटा, एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है। डेप्सोन क्या होती है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी आया था हमारा एडवर्स इफेक्ट, बेसिकली वो किस चीज के लिए था, आपका आइसोनियाजिड के लिए था हमारा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। ओके, तो यहां पर देखिए, आप अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, जैसे हमारा आइसोनियाजिड है,
आइसो 8 का मेन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है बेटा, ये आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि विटामिन B6 की कमी होती है। इसलिए कभी भी बेटा जो एंटी टीबी ड्रग अगर कोई यूज करे तो उसको सजेस्ट करना है, दैट इज आवर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप मल्टीविटामिन टैबलेट के साथ इसको लीजिए, ठीक है, ये अपन को सजेस्ट करना है। फिर आता है रेफेम्सन। रेफेम्सन भी हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, ठीक है। एनामाइसिन जो एंटीबायोटिक डेरिवेटिव होता है, रिफामाइसिन एंटीबायोटिक डेरिवेटिव होता है, ठीक है। रेफेम्सन की बात करें, ये आरएनए पॉलीमरेज को एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसका एडवर्स इफेक्ट में हेपेटोटॉक्सिसिटी इसमें भी देखने को मिलता है, और साथ में इसमें एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होता है, जब किसी को ये दिया जाता है तो उसके बॉडी सिक्रेशंस ऑरेंज एंड रेड कलर हो जाते हैं। पता चला उसको यूरिन रेड आ रहा है, आपके टीयर्स रेड आ रहे हैं, स्वेटिंग रेड हो रहा है, तो उसको समझाना है कि भाई आप एंटी टीबी ड्रग ले रहे हो, ठीक है। एंटी टीबी ड्रग क्या होता है, कॉम्बिनेशन में ही चलती है, डायरेक्ट नहीं चलती, तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। पायराजेनामाइड भी हमारी जो ड्रग है ये भी हेपेटाइटिस कॉज करती है, हेपेटोटॉक्सिक होती है पायराजेनामाइड, ठीक है। स्टेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है भाई, ऑडिटरी डिस्टर्बेंस करता है, हियरिंग प्रॉब्लम करता है ये, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी कर सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। इथाम्ब्यूटॉल जो होता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका रेटिना वगैरह में ये डिपॉजिट होता है, ऑकुलर प्रॉब्लम हो सकता है, विजन प्रॉब्लम, ठीक है। थियासिटाजोन हमारा सेकेंड लाइन होता है, ये आपका डर्मेटाइटिस वगैरह कॉज कर सकता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने एंटी टीबी ड्रग होते हैं। देखिए यहां पर सबसे मेन चीज ये है, यहाँ एंटी टीबी ड्रग्स तो हैं साथ में, लेकिन एंटी टीबी ड्रग्स जो वास्तविकता में प्रैक्टिकली जो चीज है वो मैं आपको बताता हूं। देखो हमारे देश में क्या होता है, डॉट्स थेरेपी चलती है। कौन सी थेरेपी, डॉट्स थेरेपी चलती है। इस डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। इसमें लगभग हमारा 6 मंथ से 12 मंथ तक आपका एंटी टीबी ड्रग दिए जाते हैं। टीबी में कोई भी सिंगल ड्रग इफेक्टिव नहीं है बेटा, ठीक है, उसमें हमेशा कॉम्बिनेशन चलता है। जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है ना, तो पहली जो ट्रीटमेंट चलती है, गवर्नमेंट भेजती है आईपी, आईपी के नाम से आता है, एक पत्ता आता है पूरा टैबलेट का, ये रहता है, ऐसे उसको दे दिए जाते हैं। उसमें आपका कॉम्बिनेशन रहता है हमारा HRZE का। एस तो वैसे ही नहीं दे सकते क्योंकि वो तो इंजेक्टेबल होता है, तो ये पूरी स्ट्रिप दी जाती है। इस स्ट्रिप का कलर जो होता है वो आपका रेड कलर का होता है, ध्यान रखना, ये रेड कलर से ही आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड होती है, आईपी कहलाती है, इंटेंसिव फेज होती है, मतलब स्टार्टिंग में आईपी दी जाएगा 6 मंथ तक। फिर उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाएगा सीपी। सीपी का मतलब होता है कंटिन्यूअस फेज। सीपी का जो पत्ता आता है वो भी ऐसे ही रहता है, डोज का थोड़ा वेरी रहता है, उसका कलर रहता है ग्रीन कलर की रहती है। वो कैसी रहती है हमारी, ग्रीन कलर की रहती है। ये सभी शेड्यूल H1 ड्रग होती है हमारी, ध्यान रखना, इसके लिखा रहता है शेड्यूल H1 ड्रग, ठीक है। इसमें जो रहता है हमारा H भी रहता है, R भी रहता है और Z भी रहता है, E थोड़ा सा इसमें कम कर देते हैं। तो ये इतना याद रखना है, ये ट्रीटमेंट चलता है, ये हमारे एंटी टीबी का। और सबसे फर्स्ट एंटी टीबी ड्रग अगर कोई पूछता है तो अपन को बताना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और अगर पूछता है कि सबसे कॉमनली यूज ड्रग कौन सी है तो आइसोनियाजिड आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहां से हम अगला क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड है हमारा, यहां पर लिखा हुआ है डाई इथाइल अमीनो इथाइल बाईसाइक्लोहेक्साइल 1 कार्बोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। ये किसका नाम है, देखिए ये जिसका भी नाम है वो इसी में लिखा हुआ है, हमें पढ़ना है इसको। देखो डाइफेनाइड्रामीन जो है ये तो बेसिकली हमारा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, डाइफेनाइल हाइड्रामीन है हमारा। तो यहां से देखिए डाइफेनाइल, तो यहाँ पे डाइफेनाइल वर्ड तो कहीं पे है नहीं बेटा, ठीक है, आप देख लीजिए, तो ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे निकोटिनिक और ये स्पेसिफिक एंटी स्पाज्मोटिक लिखा। देखो अगर एंटी स्पाज्मोटिक की बात करते हैं तो वो मस्केनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है, अपने M3 को ब्लॉक करेगा तभी तो स्पाज्मोलाइटिक एक्शन आएगा। तो भाई इसका मैच तो बन ही नहीं रहा निकोटिक से। निकोटिनिक N1 जो होता था वो स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता था, N2 हमारा गैंग्लियन वाला है रिसेप्टर, ठीक है। तो अब बताइए मैचिंग ही नहीं हो रही, तो ये तो वैसे ही कट गया। डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से डायग्नोस्टिक एजेंट ऐसा वैसा अपन ने कोई पढ़ा नहीं है। थायराइड का तो सीधा टेस्ट चलता है भाई आपके, या तो TSH को देख लो या सीधा T4 T3 को देख लो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। अब बचा क्या हमारा डाइसाइक्लोवरिन। डाइसाइक्लो देखिए यहाँ पर बाईसाइक्लोहेक्साइल लिखा है, इसी ड्रग का नाम होता है डाइसाइक्लोमिन कहते हैं इसको। डाइसाइक्लोमिन जो होती है ये स्पाज्मोलाइटिक ड्रग होती है। क्या होती है, स्पाज्मोलाइटिक ड्रग है हमारा, मस्केनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होती है। मस्केनिक रिसेप्टर का क्या होती है, एंटागोनिस्ट होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, मस्केनिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होती है, M3 को ब्लॉक करके स्पाज्मोलाइटिक होती है। कभी हमारा स्टमक पेन जो होता है, कोलिक पेन वगैरह, इंटरनल जो पेन होता है
उसमें डाइसाइक्लोमिन इफेक्टिव होता है। मार्केट में बेटा इसकी टैबलेट आती है ना, मेप्टाल स्पास करके, जो मेप्टाल स्पास रहती है इसमें मीथेनामिक एसिड होता है जो एनसेड होता है, और स्पाज्मोलाइटिक में डाइसाइक्लोमिन रहता है। ठीक है, डाइसाइक्लोमिन को कई बार इसको एंटी एमेटिक पर्पस के लिए भी यूज कर लेते हैं। और डाइसाइक्लोमिन की एक बस ये प्रॉब्लम है कि अगर डाइसाइक्लोमिन अपन लोग यूज करते हैं, सपोज अपन ने क्या किया, डाइसाइक्लोमिन को यूज किया, किसको किया अपन ने, डाइसाइक्लोमिन को अगर हमने यूज किया तो इसमें क्या होगा, हमें स्पाज्मोलाइटिक एक्शन तो मिल जाता है बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या मिलता है, एंटी कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट मिल जाते हैं। क्या मिलते हैं हमको, एंटी कोलिनर्जिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मिल जाते हैं, एंटी कोलिनर्जिक एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिलते हैं। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए अपन ने नोबल स्पाज्मोलाइटिक ड्रग बनाया है, फास्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर। ये भी स्पाज्मोलाइटिक होता है, ये फास्फोडाइस्ट्रेज 4 एंजाइम को इनहिबिट करता है, उसका नाम है बेटा ड्रोटावरिन। ड्रोटावरिन आती है हमारी, माबावरिन आती है, ये नोबल स्पाज्मोलाइटिक ड्रग होती है। इनमें फायदा ये है कि स्पाज्मोलाइटिक इफेक्ट तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा आपका, एंटी कोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका जो आंसर था वो हमारा सीधा ए आंसर आपका एकदम करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से हम अगला क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें डाइसाइक्लोमिन आंसर था हमारा। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हमारे डाइसाइक्लोहेक्साइल है ये। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर हमारा ये रहता है इथिलीन डायमीन भी है हमारा। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर क्या है इसमें अपना, डाइसाइक्लोबरीन और डाइसाइक्लोमिन है। ठीक है, तो इसी डाइसाइक्लोबरीन का ही तो अपन देख के नाम रखा गया है बेटा। फास्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर जो बना है वो एंटीकोलिनर्जिक थोड़ी है, उसको बोलते जरूर है ड्रोटावरिन। ठीक है, तो डोटावरिन वर्ड जरूर है उसमें। तो डोटावरिन जो वर्ड है हमारा वो इसलिए है डोटावरिन वर्ड क्योंकि वो डाइसाइक्लोबरिन का ही एक अल्टरनेटिव बनाया गया है। ठीक है, डाइसाइक्लोबरिन का ही क्या बनाया गया, अल्टरनेटिव हमारा बनाया गया हुआ है। तो इसको याद रखना है अच्छे से। ओके, तो ये अच्छे से याद रखेंगे भाई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है, देखो इन्होंने, कंडेंसेशन प्रोडक्ट है हमारा इथाइल आइसोपेंटाइल एस्टर ऑफ डाइएथाइल मेलोनिक एसिड विथ यूरिया एंड सोडियम एथॉक्साइड। एक चीज मुझे बताना, कभी भी अगर मेलोनिक एसिड आपको दिखता है और यूरिया दिखता है तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा किसका है, आपके बार्बुचरेट्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा, बार्बुचरेट्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर लिखा होता कि हमारा यूरिया है, मेलोनिक एसिड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, आइसोपेंटाइल, इथाइल आइसोपेंटाइल एस्टर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सपोज लिखा होता फिनाइल लिखा होता, इथाइल फिनाइल लिखा होता, तो हम बोल देते फिनोबार्बिटोन आंसर है। ठीक है, अब इसमें आंसर जो होगा फिनोबार्बिटोन, तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप रहते हैं बेटा, तो ये तो नहीं होगा आंसर। इथाइल तो क्योंकि सभी में है। ठीक है, पेंटोबार्बिटोन में पेंटो रहता है, आइसोपेंटाइल रहता है, यहाँ पे आपका इथाइल आइसोपेंटाइल है, तो ये भी नहीं होगा आंसर अपना, ये भी नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है क्विनोबार्बिटोन, तो ये क्विनो मतलब इसमें रिंग रहेगी क्विनो वाली, वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं होने वाला हमारा आंसर। अब बचा अमाइल बार्बिटोन, अमाइल बार्बिटोन का ही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा रहेगा आपका इथाइल आइसोपेंटाइल जो साइड चेन होती है वो आपके अमाइल बार्बिटोन में प्रेजेंट होती है, जो हमारा कैसा होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिट्रेट्स में आता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, ये हमारा यूरिया है बेटा, यहाँ पे अपना इसका मेलोनिक एसिड का एस्टर है, यहाँ पर ये वाली साइड चेन हमारी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये लग गया सीधा सीधा। ये हमारी ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा, एमओ बार्बिटोल हमारा आंसर सही हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, एमओ बार्बिटोल अपना आंसर रहेगा इसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने के लिए टफ क्वेश्चन है बेटा। एक चीज बस मुझे बताना, आप कभी भी आप जब पढ़ते हो यहाँ पर सल्फोनामाइड लिखा है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के साथ इसको कर रहे हो, तो अल्टीमेटली हमारा ये जो क्वेश्चन है थियाजाइड डायरेटिक्स का है। अब थियाजाइड डायरेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेटा 7 पोजीशन पे क्या होता है, सल्फोमाइल ग्रुप होता है, और 6 पोजीशन पे क्या होता है, क्लोरो ग्रुप होता है। इतने ही से हमको आंसर मिल जाएगा इसका। देखिए आपका जो भी दिया इसका सिंथेसिस है अपन देख लेते हैं, इसमें 3 क्लोरो तो होता ही नहीं है बेटा, तो इसको काट दो आप। ठीक है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द यूटीआई, यूटीआई का थोड़ी ना है, डायरोटिक्स से ही हमारा यूटीआई में थोड़ी यूज होता है। यूटीआई के ड्रग क्या होते हैं, नाइट्रोफिरेटोइन होते हैं, वो होते हैं हमारे यूटीआई के ड्रग, तो ये अपना आंसर होगा नहीं। एंटीबैक्टीरियल भी नहीं होता बेटा हमारा। तो अब बचा क्या, ये 6 क्लोरो है बेंजोथियाडाइजिन 7 सल्फोनामाइड, ये हमारा क्लोरोथियाजाइड का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, क्लोरोथियाजाइड की जो स्ट्रक्चर होता है वो किस एंटी हाइपरटेंसिव से सिमिलर होता है। ये एडिशनली पॉइंट है, याद रखना,
डाइएजॉक्साइड के जैसा होता है। किसके जैसा? डाइएजॉक्साइड के जैसा होता है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि कौन सी एंटी हेपेटाइटिस का स्ट्रक्चर आपके थियाजाइड डायरेटिक्स से मिलता जुलता है। तो आंसर रखना डाइएजॉक्साइड। डाइएजॉक्साइड होता है वो पोटेशियम चैनल ओपनर ड्रग होता है। यहां पर देख लीजिए आप, ये हमारा सीधा सीधा है। यहां पर अपन ने क्या किया, क्लोरोएनालिन को यूज किया है और यहाँ पे हमारा ये ClSO2OH है हमारा, यहां से आपने इसको सिंथेसाइज किया फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बन गया क्लोरोथियाजाइड बन गया। तो याद रखना है क्लोरोथियाजाइड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीरिक सल्फेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में पूछ रहे हैं, टाइट्रेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो आपसे आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन का ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आंसर देना है आपको। देखिए यहां पर आपको, यहां से अगर इस ऑप्शन को देखते हैं तो ये तो बेटा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये हमारा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो सीरिक है, अगर ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन, इसका तो हो रहा है बेटा रिडक्शन, यहां से ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में पहुंच रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता अपना। अब यहां पर लिखा है कि फॉर्मल पोटेंशियल ऑफ C3 एंड C2 कपल इज 1, तो ये 1 होगा नहीं। C4 डज नॉट परमिट द यूज ऑफ HCl एज अ रिड्यूसिंग मीडिया, ये भी नहीं होगा। ये इसका सीधा सीधा आंसर बेटा ए अपना सही है। सीरिक जो 4 होता है ड्यूरिंग रिएक्शन एग्जिस्ट इन द एनायनिक कॉम्प्लेक्स इन मीडिया ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सीधा सीधा इसका आंसर बेटा ये है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, नया क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा यहां से हमारा जो सीरिक 4 रहता है वो 3rd में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा सीरस जो होता है, ये सीरस वर्ड कहलाता है और ये हमारा सीरिक कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो है हमारा, यहां से रिडक्शन करा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, इसका ए आंसर एकदम सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफाजोलिन। देखो नेफाजोलिन के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेफाजोलिन की अगर हम बात करते हैं, देखो इसमें लगा है जोलिन वर्ड, मतलब इसमें रहती है इमिडाजोलिन रिंग। कौन सी रहती है बेटा? इमिडाजोलिन रिंग रहती है। हमारी नेफ्थलीन रिंग भी रहती है। ये अल्फा नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है, दोनों का एगोनिस्ट होता है। इसको नेजल डिकॉन्जेस्टेंट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, नेजल डिकॉन्जेस्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, नेजल कंजेशन में यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात, ये कर सकते हैं। ये पेरिफेरल बीटा रिसेप्टर से इसको कोई मतलब ही नहीं होता भाई, अलग करो। ये पैराजोलिन डेरिवेटिव होता नहीं सर, ये इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता, तो ये भी काट दीजिए। ठीक है, केमिकली इमिडाजोल, बेटा इसमें इमिडाजोल रिंग नहीं होती, इसमें इमिडाजोलिन रिंग होती है। तो अल्टीमेटली भाई मेरे हिसाब से तो अपना एक आंसर सही मिल रहा है, यहाँ से एक ही ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट मिल रहा है, तो सीधा सीधा आंसर ए होगा। तो नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ये आते हैं ना हमारे नेजल डिकॉन्जेस्टेंट आते हैं। इस जोलिन का चक्कर बहुत बड़ा है बेटा। अब अगर बात करें अल्फा 2 का जो एगोनिस्ट होता है क्लोनाडीन, उसमें भी इमिडाजोलिन रिंग रहती है। ऐसे अल्फा नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट भी होते हैं हमारे, आपके जो हैं टोलाजोलिन और फेंटोलामीन, ये अल्फा नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं। टोलाजोलिन और फेंटोलामीन, इनमें भी याद रखना इमिडाजोलिन रिंग रहती है। तो ये जो हमारा एडिनर्जिक सिस्टम है और एंटी एडिनर्जिक है, इसमें इमिडाजोलिन ने बहुत भाई अपना नाम कमा रखा है। तो भाई अल्फा नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट में भी इमिडाजोलिन रिंग है, देखिए नेफाजोलिन में, जाइलोमेटाजोलिन में। ठीक है, और अल्फा नॉन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट में भी इमिडाजोलिन रिंग है, टोलाजोलिन और फेंटोलामीन में। ऊपर से अल्फा 2 एगोनिस्ट क्लोनाडीन में भी इमिडाजोलिन रिंग होती है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, इतने लोगों में क्या रहती है हमारी इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट होती है, इसको अच्छे से याद रखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिख रहा है आपको, इमिडाजोलिन रिंग है, नेफ्थलीन रिंग है, इसका नाम है नेफाजोलिन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था बेटा ये हमारा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, आपसे पूछा था ये हमारे ड्रग्स दिए थे, उनकी रिसेप्टर की एफिनिटी पूछी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इपिनेफ्रिन की बात करते हैं। इपिनेफ्रिन जो होता है हमारा, ये आपका अल्फा 1 पे भी काम करता है, अल्फा 2 पे भी काम करता है बेटा, बीटा 1 पे भी करता, बीटा 2 पे भी करता, बीटा 3 पे भी करता, बीटा 3 होती है इसमें। तो देखिए ये हो गया। नॉन एडिलिन की बात करें, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 पे भी काम करता, नो बीटा 2 एक्शन, इसमें बीटा 2 एक्शन नहीं होता। फेनाइलेफ्रिन अल्फा 1 सेलेक्टिव होता है, डोबेटामीन हमारा बीटा 1 का सेलेक्टिव होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अल्फा 1 पे माइनर काम कर जाता है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मैच करना था। तो देखिए इपिनेफ्रिन जो है हमारा, ठीक है, इपिनेफ्रिन जो होता है आपका किस पे काम करता है, यहां पर आपका इपिनेफ्रिन जो काम करेगा, सबसे पहली चीज तो ये आपका अल्फा 1 बीटा 1 और बीटा 2, तो मतलब फर्स्ट का तो बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी। ठीक है, ये दिया है भाई फर्स्ट,
अभी एक ही ऑप्शन में दिया। थर्ड देखिए फेनाइलेफ्रीन है हमारा, इसमें मोर अल्फा 1, ठीक है, नो बीटा 1 बीटा 2, तो ये हमारा भाई ये भी सही हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे आपको मिला है नेक्स्ट आपका सेकंड जो है नॉन एडेलिन की बात करते हैं, तो ये अपना सी पे जा रहा है क्योंकि मोर बीटा 1 अल्फा 1 नो बीटा 2, तो ये इसका मैचिंग हो गया। और डोब्यूटामीन हम जानते हैं मेनली बीटा 1 पे काम कर रहा है, तो ये 4 का डी आएगा, लेस अल्फा 1 होता है नो बीटा 2। तो इसका जो ऑप्शंस बने थे बेटा फाइनल पेपर में वो थोड़े से गलत थे ऑप्शंस, तो उनको अपन ने क्या सही करके क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर किया, तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर सही होगा। अब इन ड्रग्स को थोड़ा सा याद रखेंगे। डोब्यूटामीन में देखो इसके पहले भी क्वेश्चन आया, डोब्यूटामीन हमारा क्या होता है, कैटाकोलामीन है हमारा। इसमें देखो आपका जो प्लस आइसोमर होता है, इसमें बीटा 1 ब्लॉकिंग एक्शन होती है, माइनस में अल्फा 1 होती है, और ये रेसिड्यू मिक्सचर के फॉर्म में हमारा यूज होता है, लेकिन मेन बीटा 1 का होता है, ठीक है। फिनाइलेफ्रीन अल्फा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। नॉन एडिलिन तो भाई हमारा नॉन एपिनेफ्रिन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये एडिनल मेडुला में बनता है, एडिलिन है, ये तो हमारे दोनों एंडोजीनियस कैटाकोलामीन्स हैं। तो इनकी रिसेप्टर की प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि रिसेप्टर की प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में आ सकता है। तो इनके रिसेप्टर की प्रॉपर्टी को एक बार मैं बता देता हूं बहुत अच्छे से, ठीक है, उनको अच्छे से याद रखना है। जैसे भाई आप देखें, सबसे पहले हमारा जो ये स्ट्रक्चर साइड बताता हूं, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आपको आते हैं, क्योंकि ये हमारा कैटाकोलामीन्स है, ये CHOH है यहाँ पर अपना CH2 है, NH है, और ये NH2 है। ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन एपिनेफ्रिन का बेटा, इसमें कोई बीटा 2 एक्शन नहीं होता, अल्फा 1 पे काम करता है, अल्फा 2 पे काम करता है, बीटा 1 पे काम करता है, बीटा 3 पे करता है, नो बीटा 2 एक्शन, इसलिए इसको कभी भी अस्थमा वाले पेशेंट्स को नहीं दे सकते। अब जब हमारी बॉडी में इसका मॉडिफिकेशन हुआ, अपनी बॉडी में इसका क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ से ये आपका हमारी बॉडी में ही मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ से बन गया CH2NH और ये CH3 आ गया। तो इसमें एक चीज जुड़ गई, अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, बीटा 1 हो गया, और बीटा 2 भी ऐड हो गया, और बीटा 3, मतलब अगर हम नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बीटा 2 एक्शन हमें मिलता चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है एपिनेफ्रिन का, एडिलिन का। तो अस्थमा वाले को एडिलिन का इंजेक्शन तो फिर भी दे सकते हो। फिर अपन ने देखा और ड्रग हमें बनानी है, तो हमने क्या किया, फिर से ड्रग को मॉडिफाइड किया भाई, इसको यहां से CHOH कर दिया, ये CH2 किया, NH किया, यहाँ पे बेटा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया, ये हमारा सिंथेटिक ड्रग है, आइसोप्रोपाइल हो गया। इसमें अल्फा एक्शन नहीं होता, बीटा 1 पे काम करता है, बीटा 2 पे करता है, बीटा 3 पे करता है, ठीक है, अल्फा एक्शन नहीं होता। हमने और मॉडिफाइड किया, यहाँ पर हमने क्या किया, ये पूरा सेम रखा, यहाँ पर हमने टर्सरी ब्यूटाइल लगा दिया और बड़ा ग्रुप लगाया, तो हमें एक चीज मिल गई कि कंपाउंड हो गया बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हो गया, बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हो गया। ये आपको ध्यान रखना कि एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाओगे तो बीटा एगोनिस्ट एक्शन बढ़ता चला जाता है। और यहाँ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, कैटिकॉल की जगह अगर रिसोर्सिनॉल रिंग करते हैं तब भी कंपाउंड क्या होता है, बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट हो जाए। जैसे रिसोर्सिनॉल टर्बिटोलिन में होता है हमारा, ठीक है, आपके टर्बिटोलिन या आपका मेटाप्रोटोलॉल में, यहाँ पे रिसोर्सिनॉल, जैसे इसको ही आप मान लो यहाँ से ये 3,4 हाइड्रोक्सी है, इसको आप रिसोर्सिनॉल रिंग बना दीजिए, यहाँ पे OH कर दीजिए, यहाँ पे OH, यही जो ड्रग है आइसोप्रो, इसी का नाम हो जाएगा मेटाप्रोट्रिनॉल, ये बीटा 2 सेलेक्टिव हो गया। अगर इसी में टर्सरी ब्यूटाइल में आपने यही रिंग बना दी तो स्ट्रक्चर बन जाता है, टर्बिटोलिन बन जाता है। और जो सॉल्ब्यूटामॉल का नाम आपने सुना है, टर्सरी ब्यूटाइल रहता है और यहाँ पे CH2OH रहता है, तो वो सॉल्ब्यूटामॉल बन जाता है। तो इन ड्रग्स पे कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में बेटा, तो इनको अच्छे से, इनके 4-5 जितने ड्रग्स मैंने बताए सबके स्ट्रक्चर्स अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इन पे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेनाइलेफ्रीन जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, सेलेक्टिव अल्फा 1 का एगोनिस्ट होता है। ये नॉन एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर वो एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है, तो ये याद रखेंगे आपको अच्छे से। देखा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर यहाँ दिया है विच अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ड्रग डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन के लिए इनकरेक्ट बताना। डेंट्रोलिन सोडियम जो रहता है हमारा, यूज करते हैं अपन लोग इसको, डेंट्रोलिन होता है हमारा ड्रग, ठीक है। अब डेंट्रोलिन का जो मेन पर्पस यही है कि मसल्स रिलैक्सेंट होता है, डायरेक्टली एक्टिंग क्या होता है, मसल्स रिलैक्सेंट होता है। ये सीधा अपना डेंट्रोलिन होता है, ये हमारा डेंट्रोलिन है, क्यूनिन है, ये सीधे हमारे डायरेक्टली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें पायराजोलिन डेरिवेटिव होता है कि नहीं होता, भाई पायराजोलिन डेरिवेटिव नहीं होता। इसमें जो होता है इमिडाजोलिन रिंग होती है, इसमें भी इमिडाजोलिन। देखो अभी अपन ने इमिडाजोलिन देखा था, क्लोनिडीन देखा, नेफाजोलिन देखा, अपन ने अपना यहाँ पर टोलाजोलिन फेंटोलामीन को देखा, फिर ये भी आ गया डेंट्रोलिन।
तो याद रखना है इसमें लीन लिखा है ना, तो ये लीन से इमिडाजोलिन हो गया। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना कि भाई पायराजोलिन में भी तो लीन लिखा हुआ है, लेकिन याद कर लो कि इमिडाजोलिन वाला होता है, पायराजोलिन वाला नहीं होता। ठीक है, इट इज नाइट्रोफिनाइल फर्पुराइल डाइन डेरिवेटिव। ठीक है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट होता है। इनकरेक्ट आपको बताना है इसका आंसर। तो इसमें इनकरेक्ट क्या है कि पायराजोलिन रिंग नहीं रहती इसमें, बाकी सभी रिंग रहती है हमारी। ठीक है, तो आप डेंट्रोलिन का स्ट्रक्चर देखिए, इस डेंट्रोलिन के स्ट्रक्चर में यहां पर हमारा ये दिख रहा है, ये जो रिंग है हमारा पायराजोलिन रिंग नहीं है, इमिडाजोलिन रिंग है, फ्यूरॉन रिंग है इसमें। ठीक है, फ्यूरॉन होती है लेकिन पायराजोलिन रिंग नहीं है। पायराजोलिन रिंग समझते हो आप लोग, रेगुलर नाइट्रोजन वाली जो रिंग होती है उसको पायराजोलिन बोलते हैं, तो वो नहीं है इसमें। तो आपका आंसर इसलिए अपन ने क्या लगाया, इनकरेक्ट पूछा था, ये हो गया। ये जो होता है भाई हमारा डायरेक्टली एक्टिंग मसल्स रिकरेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सीधा सोडियम चैनल अपना जो होता है सीडा क्या करता है, कैल्शियम जो राइनोडिन रिसेप्टर्स पे काम करता है और कैल्शियम चैनल पे काम करके कैल्शियम को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये मसल्स रिलैक्सेंट होता है हमारा, ध्यान रखना है। आईयूपेसिनियम हो गया, अच्छे से याद रखेंगे। क्यूनिन भी होता है, वो हमारा सोडियम चैनल को ब्लॉक करके काम करता है। डेंटोलिन क्या करता है, हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे काम करके कैल्शियम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डाइजिपाम जो ड्रग है हमारी, अगर डाइजिपाम कभी भी लिखते हो बेटा तो याद कर लेना ये हमारा 1,4 क्या बेंजोडाइजिपिन है। इसमें 5 पोजीशन पे फिनाइल होता है, अपना सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, कीटोन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी 7 पोजीशन होती है वहां पे क्लोरो होता है। ये आपको कोई ना कोई चीज इनमें से एग्जाम में मिलेगी आपको कभी ना कभी। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, गाबा ए क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स पे काम करता है, क्लोराइड कंडक्टेंस को बढ़ा देता है, क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। बार्बिट्रेट्स क्या करते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। अब इसमें पूछा है इन्होंने कि सस्टेन रिलीज क्यों नहीं बना सकते, नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा, ये तो कोई बात ही नहीं है। इट हैज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ग्रेटर देन 12 आवर्स होता है। तो ये अपन ने पढ़ा है सस्टेन रिलीज जो बनते हैं 5 और 12 के बीच बनते हैं। अब 12 से ज्यादा है क्या जरूरत है, लॉन्ग एक्टिंग ऑलरेडी है, तो सस्टेन रिलीज बनाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा। इसका आंसर बी अपना सही होगा। तो स्ट्रक्चर्स हमने पहले ही बताया, 7 पर क्लोरोल, 5 पर फिनाइल, सेकंड पर कीटोन, ये अच्छे। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इन अ फ्री रेडिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एट। एक फ्री रेडिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं, इनिशिएशन स्टेप में, प्रोपगेशन स्टेप में, टर्मिनेशन स्टेप पे, या फिर बोथ ए एंड बी, दैट इज इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन। तो देखो जो फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है वो सबसे पहले आपका क्या होता है कि भाई आपका HNU या फिर पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे सबसे पहला आपका फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, लेट सपोज हमने बोला Cl2 था आपका और ये Cl में बना, तो यहीं तक आपका क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप होता है। फर्दर ये Cl रेडिकल जो होते हैं आपके, ये अटैक करते हैं आपके जो भी आपके पास में वहां पे एल्केन्स है उस पर अटैक करेंगे। देन अगेन आपके क्या होता है, आपके अदर रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। प्रोपगेशन में क्या होता है, फिर से आपका रेडिकल से रेडिकल्स जनरेट हो रहे होते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है, रेडिकल कंबाइंड करते हैं। तो टर्मिनेशन में छोड़ करके आपका इनिशिएशन में भी रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोपगेशन में भी रेडिकल्स का जनरेशन होता है। तो हम बोथ ए एंड बी ऑप्शंस को यहाँ पे देखेंगे, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डियर, करेक्ट हो जाएगा। डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इनिशिएशन में क्या होता है आपका, रेडिकल जनरेट होते हैं, प्रोपगेशन में भी रेडिकल आपके फर्दर रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, बल्कि टर्मिनेशंस में रेडिकल्स आपस में कंबाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइन्स कैन अंडरगो डायल्स रिएक्शन मोस्ट रेडली। डाइन्स एल्डर रिएक्शन की बात की जा रही हुई है, तो डाइन्स एल्डर रिएक्शन आपकी कहां पे होती है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स में होती है। आपके पास में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन की जब आप रिएक्शन कराते हो किसी डाइनोफाइल के साथ में, डाइनोफाइल के साथ में, तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। साइक्लो एडिशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो जो कॉन्जुगेटेड डाइन है ये कैसी होनी चाहिए, ये एस सिस होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए, एस सिस और एंडो फेसिंग होनी चाहिए। एस सिस होनी चाहिए और एंडो फेसिंग होनी चाहिए। एस सिस का मतलब कि जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, लेट सपोज ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, ये आपका क्या होगा, फिर सिग्मा आएगा, देन अगेन आपका क्या आएगा, फिर से डबल बॉन्ड आएगा। तो ये जो सीन है आपके पास में, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है, ये बीच में आपका एक सिग्मा आएगा। तो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो सिस पोजीशंस पर होने चाहिए, दैट इज सेम साइड होने चाहिए। जैसे ये अगर हमने बोला सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास में एक पाई बॉन्ड आ गया, ये हमारे पास में एक पाई बॉन्ड होगा, तो अगेन पाई
पाई और इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो है ये आपका सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहां पे आपके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं, ट्रांस फैशन में है। मतलब हम ये क्या बोलेंगे, ये है एस ट्रांस, ये आपका एस ट्रांस है और ये क्या है, एस सिस है। सिग्मा के रिस्पेक्ट में सिस पर पाई बॉन्ड्स है। तो आपका कैसा, देखो जरा यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में आपके दो पाई बॉन्ड्स थे, कैसे थे, अपोजिट फैशंस पे थे। तो ये क्या है, ट्रांस है ना, ये आपका नहीं हो सकता है। यहां दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड थे, एक सिग्मा बॉन्ड बीच में था, कैसे थे, एक ही साइड पर प्रेजेंट हुए हैं। ये कैसा है, सिस फेसिंग है। तो हाँ जी, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी कॉन्जुगेटेड थे लेकिन एक इधर और एक नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी क्या है, ट्रांस है। तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आपका सिस और ट्रांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। When trans 2-butene is treated with bromine, an anti-addition of bromine yields meso 2,3-dibromobutene. Select the correct statement regarding the reaction from the following. जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो एल्कीन में, तो एल्कीन में ब्रोमीन ऐड होता है और ब्रोमीन जो एडिशन होता है ये क्या होता है, साइक्लोब्रोमोनियम आयन आपका बनता है इंटरमीडिएट। तो आपका जो दो ब्रोमीन लगने हैं वो दोनों एंटी फैशन में लगते हैं। लेट सपोज ये आपके पास में कोई डबल बॉन्डेड कार्बन था, एक ब्रोमीन इधर से अप्रोच करेगा तो अगला ब्रोमीन दूसरे साइड से अप्रोच करता है। मतलब आपको ये कार्बन में अगर एक ब्रोमीन डाउनवर्ड तो दूसरा ब्रोमीन अपवर्ड डायरेक्शन से लगता है। मतलब एक अगर क्या होगा, वेज से लगेगा तो दूसरा कहां से लगेगा, डैश में लगेगा। यही क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, जो एल्कीन्स में ब्रोमिनेशन एडिशन पे ऐसा ही देखने को मिलता है। तो हाँ जी, आपसे पूछा गया है कि आपका मीजो कंपाउंड बनता है, तो आप बताइए जरा ट्रांसब्यूटीन लेने पर कि आप बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द रिएक्शन इज ए स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। देखो यह एक फिक्स्ड रिएक्शन है, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये ब्रोमिनेशन का एडिशन, जब ब्रोमीन का एडिशन कराते हो आप एल्कीन्स पे तो यह हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है। जैसे अगर आपने ट्रांस एल्कीन ली हुई होगी तो उस केस में आपको मीजो प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आपने कैसी ली हुई है, सिस एल्कीन ली हुई है तो आपको इनैंशियोमर्स बनते हैं। तो यह एक स्पेसिफिक रिएक्शंस है और हमको एक बात पता है कि जितने भी स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं वो सेलेक्टिव भी होते हैं। तो यह एक स्टीरियो स्पेसिफिक एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। दोनों पॉइंट्स आपके सही हैं। द रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव एंड नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, नहीं ऐसा नहीं होगा। द रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो सेलेक्टिव, ये भी रॉन्ग है आपका। द रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव, नहीं ये भी नहीं होगा। ए स्टेटमेंट क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिक जितने भी रिएक्शन सेलेक्टिव भी होते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ इमीन्स टू गिव अमीन इन protic solvents can be carried out by one of the following reagents. Select the correct reagent. तो देखो आपसे पूछा गया कि इमीन से आप एमीन बना रहे हो, ये आप किस रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हो। तो आपके लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हाइड्राइड चाहिए, कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो यहाँ आपके पास में क्या होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड या उसके डेरिवेटिव्स को ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको आसानी से रिडक्शन रिएक्शन कैरिड आउट की जा सकती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इमीन कैसे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनिक फंक्शनलिटी, ये अपने पास में कार्बोनिल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं अमोनिया के साथ में, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको बनता है इमीन। यहां से हमको क्या मिल जाएगा डियर, यहां से हमको इमीन बन जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये इमीन होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन अमीन होता है। अब इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं, इसकी रिएक्शन अगर करा दी जाए किसी सोडियम बोरोहाइड्राइड, अच्छा यहाँ पे रिएजेंट्स क्या पहले जरा देख लेते हैं। सोडियम हाइड्राइड नहीं, सोडियम हमने बोला बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव्स होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड HCl नहीं, NaCl नहीं होगा। लिथियम एल्यूमिनियम क्लोराइड, अरे नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, हाँ जी देखो, तो चाहे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लें, चाहे हम लोग NaBH4 रख दें, चाहे हम लोग क्या कर दें सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड कर दें, ये भी हमारे पास में पॉसिबिलिटी है, इसको भी हम रख सकते हैं। या फिर हम एक और रख सकते हैं क्या, सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, इसको भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक अपना ये काम कर जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इन सोडियम बोरोहाइड्राइड के डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको यहाँ पे एमीन बन जाता है। तो इमीन से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको एमीन में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में दिया गया हुआ है तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ आपके पास पहले कार्बोनिल से हमने इमीन बना लिया हुआ है और फर्दर उसका रिएक्शन करा दिया हुआ है सोडियम
साइनोबोरोहाइड्रेट था, इसलिए हमने यहां पे इसको ले लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ 2-नाइट्रोटोल्यूइन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन व्हिच ऑफ द प्रोडक्ट शोन बिलो इज मोस्ट अबंडेंट मेजर प्रोडक्ट पूछा गया हुआ है आपके पास। देखो आपके पास में है क्या, ये हमारे पास में चलो लगा दिया हमने NO2 ग्रुप और यहां हमने लगा दिया है मिथाइल ग्रुप। 2-नाइट्रोटोल्यूइन है, 2-नाइट्रोटोल्यूइन है। देखो आपको पता है मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और ये यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। NO2 ग्रुप -M ग्रुप होता है, ये क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा रहा है, प्लस ला रहा है, यहां पर अपने ऑर्थो यहां पर भी प्लस और यहां पर प्लस ला रहा है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो NO2 हाइपर कॉन्जुगेशन की सॉरी अपना मेसोमेरिक की वजह से इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, मतलब अपने से मेटा पोजीशन पर अटैक करवाएगा। इसका मेटा ये रहा, इसका मेटा ये रहा, ठीक है। तो या तो इलेक्ट्रॉन सॉरी अपना ये जो क्या है ब्रोमिनेशन कराने गए थे ना लोग, ब्रोमीन है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो या तो ब्रोमीन इस पोजीशन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन सॉरी मिथाइल के सेकंड पर या तो मिथाइल के फोर्थ पर, इन दो पोजीशंस पर अटैक करेगा। तो देखो NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पर तो अपना करने वाला है, NO2 के रिस्पेक्ट में मेटा पर यहां पर हो रहा है, हाँ जी ठीक है, या तो यहां हो सकता है, देखो मिथाइल के जस्ट बगल में, मिथाइल के जस्ट बगल में, या तो ये सही हो सकता है NO2 के पैरा पर, नॉट पॉसिबल भाई, NO2 के मेटा पर, हाँ जी, या तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी है, ये हो गया, NO2 के जस्ट ऑर्थो पर नहीं होगा। तो या तो ये आंसर सही हो सकता है या तो ये आंसर सही हो सकता है, क्योंकि देखो बनेगा तो दोनों ही, लेकिन आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख दिया उन्होंने, मेजर क्या बनेगा, मेजर मेजर मेजर। तो मेजर वो बनेगा जहां पे स्टेबल सबसे ज्यादा हो कंपाउंड, उसकी बात करेंगे। देखो यहां ब्रोमीन मिथाइल NO2 ग्रुप ये सब एक साथ में आ जा रहे हैं और बहुत करीब है, जिस वजह से यहां पे रिपल्शन होगा इन सभी कंपाउंड्स का, इन सभी का आपस में काफी ज्यादा स्टीयरिक क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। जबकि यहां पे ब्रोमीन काफी दूरी पर लग रहा है, क्योंकि ब्रोमीन एक बड़ा एटम होता है, आप सभी को पता है। तो ये क्या हुआ, यहां पर ब्रोमीन काफी दूरी पर है मिथाइल से और NO2 से, तो ये वाला क्या होगा, ड्यू टू लेस स्टीयरिक रिपल्शन सबसे मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही बनने वाला है। तो बनने को तो ये दोनों बनेंगे, लेकिन मेजर क्वांटिटी में ये मेजर अमाउंट में बनेगा, मेजर अमाउंट में क्या होगा, यही वाला बनने वाला है। तो बी आंसर क्या होगा डियर आपका यहां पे राइट हो जाएगा, बी आपका यहां पे राइट हो जाएगा। मिथाइल आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन शो करता है, और नाइट्रो ग्रुप -M ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिएक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कौन है जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो देखो यहां नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। यहां नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं, जिनके पास या तो निगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर्स होते हैं। तो इन तीनों ही केसेस में नाइट्रोजन के पास में क्या प्रेजेंट था, लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो ये आपका 88 का ए आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय CrO3 इन एसिड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, एसिड की प्रेजेंस में इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना, कौन है जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो देखो CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक मीडियम में, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है जोन्स रिएजेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, भी इसी का नाम है। ये पॉइंट भी एक लिख लीजिए सबसे पहले तो आप लोग, जोन्स रिएजेंट इसको बोला जाता है। CrO3 क्या करता है, ये आपका जो एल्कोहल्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन करा देता है एसिड्स में। चलो जरा देखो, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, एल्कीन का ऑक्सीडेशन तो होने वाला है नहीं, यहाँ कीटोन है, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे क्या है, 4,4 डाई मिथाइल 1 मिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्सीन डायोल, यस ये करने वाला है। यहाँ पे क्या था, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये भी ओन है, कीटोन है, इसको भी हटा दीजिए। ये क्या स्ट्रक्चर है, 4,4 डाई मिथाइल 1 मिथाइल 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोल, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे लिख लें, आ जाओ, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला 4 पर, चलो इसको 4 ये वाला देते हैं। यहाँ पर हमने बोला 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एमी से लिख दें हम लोग, एमी मिथाइल ग्रुप। और क्या था, 4,4 डाइमिथाइल 1 मिथाइल 1 भी मिथाइल है, तो इसको 4,4,1 लिख सकते थे डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं। 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोल है, 1 मिथाइल, ठीक है। तो 1 पर हमने बोला एक मिथाइल भी है, 1 पर OH भी है,
और 3 ये वाला लगा देते। चलो इधर यहां पर क्या है, एक OH है, ये है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन कराने जाएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराने जाते हैं तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक में ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो सी आंसर क्या होगा, सी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, दोनों ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज होकर के एसिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जो होता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसमें अनसैचुरेशन ज्यादा रहेगा या हमारा कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन ज्यादा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू हाई रहेगी। ये बस पूछ रहे अपन से, जितना ज्यादा क्रोमोफोर रहेगा। देखिए इसका तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो ट्राइन है बेटा, ट्राइन का काम खत्म है, तो ये तो रहेगा। अब टेट्राइन है इसके सामने, देखो इसमें आपके टेट्राइन तो इससे ज्यादा इसका होगा। फिर यहाँ पे फिनाइल ग्रुप भी लगा है, 17 डाइफिनाइल 135 हेप्टाट्राइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तो यही इसी के डबल बॉन्ड हो गए और वहां पे हेप्टाट्राइन हो गया, तो ट्राइन वो है हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये 16 डाइफिनाइल है, 16 डाइफिनाइल में ये जो फिनाइल ग्रुप है ये आपके क्लोज है, ये क्लोज है आपके, और 135 हेप्टाट्राइन है। तो इसमें जो आंसर होगा वो अपना डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसी का सबसे ज्यादा अपना एब्जॉर्बेंस शो करेगा। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर्स को, इसको ध्यान से देखना, अगर आप इसकी बेस वैल्यू देखते हैं, ये हमारा ये आपका ए साइक्लिक है, इसकी बेस वैल्यू आप देखेंगे तो ये अपना 217 आ जाएगा। अब इसमें आपका कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ये हमारे 2 कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंड इन द कॉन्जुगेशन, तो इसमें आपका यहाँ पर दिख रहा है ये कॉन्जुगेशन तो है ही, और ट्राइन है तो इसमें अपन ने सीधा निकाल दिया, ये हमारा आंसर हो गया भाई 247। ये ऑक्टा है, ऑक्टा ट्राई टेट्राइन है, देखो ये टेट्राइन है हमारा। ठीक है, ये आपका ट्राइन है। ठीक है, टेट्राइन है, तो ये टेट्राइन है यहाँ पर। ठीक है, तो टेट्राइन तो बना नहीं है स्ट्रक्चर में एक्चुअल में। ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें गलत है, तो ये आपका यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा आपको, तो ये टेट्राइन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो टेट्राइन में बेस वैल्यू हमारा 217 है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ है 2 बार हुआ है यहाँ पर, इसमें स्ट्रक्चर एक्सचेंज हो गया बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आना था और ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आना था, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर एक्सचेंज हुए हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, यहाँ से ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। जब इसका बेस वैल्यू देखेंगे तो 217 है, एक बॉन्ड हमारा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुआ है, 30 ऐड करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। और जब इसको देखोगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 बॉन्ड एक्सटेंड हुए हैं, तो ये अपन ने 2 का ऐड कर दिया तो 60 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है। अब ये 17 डाइफिनाइल दिया हुआ है, 17 डाइफिनाइल है। अब यहाँ पर एक चीज बताना, 17 डाइफिनाइल है तो सबसे पहले तो ये अपना होमोलर डाइन 253 वैल्यू रख दी अपन ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन गया, तो यहाँ पे 6 बॉन्ड एक्सटेंड हुए हैं तो 180 हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 है तो इसका आ गया 448 आ गया 17 का। 16 का आप देखिए यहाँ पर आपका सबसे हाईएस्ट आ रहा है, 16 में आपका ये आ रहा है हाईएस्ट, इसमें क्योंकि ये भी ऐड हो जाएगा तो ये 453। एक्चुअल में यहां से देखो, अगर हमने इसमें वुडवर्ड फिशर रूल लगाया इन लोगों में तो ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है बेटा करेक्ट? इसलिए करेक्ट नहीं है कि आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वुडवर्ड फिशर रूल अप टू 4 डबल बॉन्ड तक ही चलता है, इसमें हम लगा नहीं सकते। ये जो है ये कैलकुलेशन हमारा केवल क्या है, प्रेडिक्शन बेस्ड है, ये एकदम करेक्ट नहीं है। तो अब इनको हम कैसे समझे कि किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? तो हमने जो आपको तरीका बताया कि भाई इनका डिस्टेंस ज्यादा है, इनका डिस्टेंस कम है, ऊपर से इसमें देखो एक अल्काइल ग्रुप भी लग रहा है तो आपका इसका भी वैल्यू जुड़ेगा, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। इस तरीके से याद कर लो इसको। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद है। Which of the following reagents will reduce a di-substituted alkyne to trans-alkene? Di-substituted alkyne है, ये रहा एल्काइन जिसमें क्या है आपके 2 सब्स्टिट्यूशंस लगे हुए, लेट सपोज R1 और R2 लगा हुआ है। इसको आपने क्या किया हुआ है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपके पास में लेट सपोज R1 ये रहा, R2 ये रहा, एक हाइड्रोजन आपने ऐसे, एक हाइड्रोजन आपने ऐसे ऐड कराया है। कैसा? ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ है, हाइड्रोजन एटम देखने को मिल रहा है। सो ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? सो ये होता है आपका बिर्च रिडक्शन के केस में, जिसमें आप सोडियम या लिथियम मेटल की प्रेजेंस में, इसके आप सोडियम या लिथियम इनमें से कोई एक मेटल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजनेशन करा लें।
हाइड्रोजनेशन कराते हैं एल्काइंस का लिथियम या सोडियम मेटल की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया में, तो आपका क्या होता है, ट्रांस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑब्जर्व होता है। सो ए ऑप्शन आपका यहां पे डियर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास यहां रिएक्शन हो रही है, आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपसे करेक्ट है। चलो इस रिएक्शन पहले करा के देखते हैं। OH है, OH माइनस है, SN2 रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हटने वाला है, कौन सब्स्टिट्यूट हो, Cl हटेगा। चलो जरा देखो, ये रहा आपके पास में, ठीक है, ये रहा एक ग्रुप और ये रहा एक ग्रुप हाइड्रोजन, और ये आपके पास आ गया हुआ है, ये क्लोरीन इस OH से क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ लग गया हुआ है क्या OH, यहाँ लगा हुआ है क्या OH, यहाँ लगा हुआ है OCH3 O मिथाइल ग्रुप, ठीक है जी, OCH3, यहाँ हाइड्रोजन था ही। ये रिएक्शन के बाद हमको ये कंपाउंड मिल रहा है। अभी ये जो कंपाउंड है इसके पास में ये कायरल है, हाँ जी ये कायरल है, ठीक है ना। इधर क्लोरीन CH2Cl था, इधर CH2OH था, इधर OCH3, इधर H। तो ये आपका कार्बन कैसा था, ये वाला, ये कायरल कार्बन था। लेकिन अभी इधर CH2OH इधर CH2OH हो गया, ये कायरल नहीं रह गया है, OCH3 अच्छा ठीक है, दो तो है लेकिन दो सेम ग्रुप हो गए, ठीक है। द प्रोडक्ट विल नॉट हैव अ स्टीरियो सेंटर, पहला ऑप्शन ही सही है। द प्रोडक्ट विल हैव आर कन्फिग्रेशन, अरे स्टीरियो सेंटर ही नहीं है तो खत्म करो, बाकी बातें ही खत्म कर दो। ए ऑप्शन ही क्या है आपका सही है। प्रोडक्ट में आपको देखने को मिला कि यहां पे स्टीरियो सेंटर ही एब्सेंट था, स्टीरियो सेंटर ही एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल शोन बिलो। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या है, साइक्लिक ईथर प्रेजेंट है। ईथर सीधे सीधे ये देखो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या है आपका, ईथर प्रेजेंट है, डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल क्लास ऑफ ड्रग दैट सब्सिस्टिबल टू द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन सेंसिटिव होती है, ऑक्सीडेशन सेंसिटिव कौन सी क्लास होती है, जिसका भाई ऑक्सीडेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वो कौन सी क्लास है। देखिए एस्टर है भाई, इसका तो लाइसिस होगा। लैक्टम है, स्टीरॉल जो होते हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा, सी, ठीक है, सी आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। स्टीरॉल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाता है। ओनली एनाल्जेसिक एक्ट सेंट्रली, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेंट्रली एक्टिंग मतलब हमारे नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो ये मेथाडोन भी सही है भाई हमारा आंसर, ट्रेमाडोल भी हमारा सही आंसर है, ये नेलेक्सोन भी सही है, लेकिन ये तो एंटागोनिस्ट है, ये तो एंटागोनिस्ट है। इस नेलेक्सोन के डेरिवेटिव भी अपने एंटागोनिस्ट होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर वो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। अब क्या हुआ, जब दो ऑप्शन सही थे तो आंसर तो मेथाडोन दिया गया था एग्जाम में, लेकिन ओनली लिखा है एनाल्जेसिक एक्टिंग सेंट्रली, तो भाई आपका एनाल्जेसिक तो ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों सेंट्रली काम करते हैं, ठीक है। तो आंसर तो दोनों सही थे, या तो फिर इसमें से ट्रोमेडोल को हटाइए आप, यहाँ पे मान लो एस्प्रिन लिख दीजिए तो आंसर अपना हो जाएगा फिर ये, या फिर इसकी जगह कुछ और लिखो, तो दो ऑप्शन इसमें सही थे, ठीक है। तो बाद में ये क्वेश्चन इस तरीके से क्या होते हैं, कई बार चेंज कर दिए जाते हैं जब करेक्टेड हो जाते हैं, तो ये मेथाडोन आंसर था लेकिन ट्रेमाडोल भी अपना सही था इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो भी हमारे ओपियाइड एनाल्जेसिक हो, चाहे वो हमारा आपका मॉर्फिन हो, कोडीन हो, या वो हमारा मेथाडोन हो या मेप्रेडीन हो, सभी हमारे क्या होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, चाहे वो फेंटेनाइल हो, सल्फेंटेनिल हो, अल्फेंटेनिल हो, या वो ट्रेमाडोल हो, ये सभी हमारे क्या है, आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आते हैं, सीएनएस पे काम करते हैं। नेलेक्सोन या नेलेक्सोन के डेरिवेटिव जो हैं वो हमारे क्या है, जनरली वो आपके ओपियोइड एंटागोनिस्ट होते हैं, वो पॉइजनिंग में दिए जाते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्रेस्टेटिक फीचर ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में देखो सबसे पहले तो इसमें 4 रिंग होती है, ठीक है, और ये अनस्टेबिलिटी शो करता है बेटा आपका, इसमें आपका एपिमराइजेशन भी होता है, एपी टेट्रासाइक्लिन बन जाता है, एक्सपायरी डेट जब हो जाती है तो इसमें एनहाइड्रो टेट्रासाइक्लिन बन जाता है, और रिवर्सिबल फेनकॉनी सिंड्रोम कॉज करता है, ये याद रखना है। टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म क्या होता है, 30s राइबोसोम यूनिट पे बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एडवर्स इफेक्ट तो भाई जानते ही हो सब, कैल्शियम से कॉम्प्लेक्स करना, ठीक है, आपका इसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी होता है, तो ये बहुत सारे इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक ड्रग होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, अंडरगो द एपिमराइजेशन इन सॉल्यूशन हैविंग द इंटरमीडिएट पीएच रेंज। भाई अगर अपना इंटरमीडिएट पीएच रहता तो इसमें एपिमराइजेशन होता है, एपी टेट्रासाइक्लिन बनता है, एनहाइड्रस टेट्रासाइक्लिन बनता है कहां पर, अपनी एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, मिनोसाइक्लिन बेसिक मीडियम में। तो इसमें जो मेन आंसर है हमारा
कि भाई विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो टेट्रासाइक्लिन का कैरेक्टरिस्टिक है, एपिमराइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक होता है टेट्रासाइक्लिन। सीधा सीधा आंसर क्या होगा 96 का अपना ए आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। एपिमराइजेशन होता है इसका, तो ये अच्छे से याद रखना। देखो ये टेट्रासाइक्लिन होता है हमारा, ठीक है, न्यूट्रल पे इसका एपिमराइजेशन हो जाता है, एपी टेट्रासाइक्लिन बन जाता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन में रिंग सिस्टम होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। कॉमन ऑक्टाहाइड्रो आपका ये नेप्थलीन स्केलेटन होता है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑक्टा नेप्थलीन नेप्थासीन हमारा स्केलेटन होता है, ये भी याद रखोगे, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं हमारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज से मिलते हैं। द सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन जो है हमारा एडवांटेज है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑल टेट्रासाइक्लिन एम्फोटेरिक नेचर के रहते हैं, pH 7 पे कन्वर्ट होते हैं ज्विटर आयंस में, ठीक है। तो ये आपका एपिमराइजेशन होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसको याद रखेंगे अच्छे से। तो आंसर क्या था इसका, ए आंसर हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये एक प्रकार से याद करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है, ये आपका यहां से जो है एक इक्वेशन आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इन्होंने दिया है एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस लेवल 210 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। ये आपको या HC का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, कितना वैल्यू है, और वेवलेंथ ऑफ द रेजोनेंस पूछा है। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से E इज इक्वल टू क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा होता है। आपको यहाँ से एनर्जी उन्होंने देखी है 2110 दे रखी है, HC उन्होंने दे रखा है कि भाई हमारा 12330 है। लैम्डा आपको निकालना है, तो इसको सीधा कैलकुलेट करके अपन लैम्डा को निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा आंसर हमारा बी आएगा। आप यहाँ पर देखिए ये पूरा डाटा हमको दिया गया है, सीधा डिवाइड कर देना है भाई आपको, तो आंसर हमारा आ जाएगा 582 आपका यहाँ से नैनोमीटर। सीधा सीधा हमारा सब कुछ उन्होंने दे रखा है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स इज करेक्ट। इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो हमारी इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड्स होती हैं उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। जो इलेक्ट्रो, तो इसमें क्या देखें, सबसे पहले अपन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड विथ AC पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। AC पावर व्हीटस्टोन ब्रिज से अपन मेजर कर रहे हैं, ये हो गया। पोलरोग्राफी प्लॉटिंग ऑफ कंडक्टेंस वोल्टेज, ये तो एकदम गलत है, ठीक है। इसके बाद पोटेंशियोमेट्री में एप्लीकेशन इक्वेशन का नहीं होता बेटा, ये इक्वेशन होता है पोलरोग्राफी के लिए। किसके लिए होता है, पोलरोग्राफी के लिए रहता है। जो हमारी डिफ्यूजन करंट रहती है, यहाँ पर 607 रहता है हमारा, यहाँ पर आपका C रहता है और DMT रहता है। यहाँ पे आपका D पर जो रहता है 1/2 रहता है, M पर हमारा 1/3 रहता है, 2/3 और T पर 6 होता है। तो ये इक्वेशन होता है, इक्वेशन, ये पोलरोग्राफी का होता है। पोलरोग्राफी में अपना करंट वर्सेस वोल्टेज रहता है। इक्वेशन याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लिख लेना है। D पर 1/2 होता है, M पर 2/3 और T पे क्या होता है 1/6 का पावर होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन करंट को मेजर करता है इक्वेशन, ठीक है। और पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल वर्सेस हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट का कर्व होता है। इसमें ये आंसर गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब कंडक्टरोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ द नर्स लॉ, ठीक है, रिलेटिंग द इक्विवेलेंस बिटवीन द, देखो नर्स लॉ लिखा है, तो अल्टीमेटली देखो नर्स इक्वेशन हमारा या तो पोटेंशियोमेट्री में यूज होता है बेटा, या रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है। तो ये ऑप्शंस तो बाकी सभी हमारे फिट नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन अपना ए सही हो रहा है, केवल ए, क्योंकि कंडक्टेंस का मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। कंडक्टोमेट्री हमारा, पोलरोग्राफी में पोटेंशियल आपका वोल्टेज वर्सेस करंट होता है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। कंडक्टेंस वर्सेस वोल्टेज नहीं होता। पोटेंशियोमेट्री का इक्वेशन जो है वो नर्स इक्वेशन है। अगर आप बात करते हैं इक्वेशन, तो वो पोलरोग्राफी का होता है। तो ये हमारा सब कुछ गलत हो गया। कॉलोमेट्री जो है, इसमें क्वांटिटी आप चार्ज को मेजर करते हैं बेटा, इसमें फैराडे का लॉ लगेगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं लगेगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा हमारा, आंसर जो है अपना ए आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेपरेटिंग टेक्निक्स होती है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी हमारी या लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। ये देखो गैस क्रोमेटोग्राफी को गैस क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोलते हैं बेटा कि मोबाइल फेज यहाँ पे गैस है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब मोबाइल फेज अपना लिक्विड हो गया। अब यहाँ पर इनको अपन यूज नहीं करते सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए। इसके लिए बेस्ट जो होती है अमीनो एसिड के लिए हम यूज करते हैं, हमारी बेसिकली जो है अपन अमीनो एसिड्स के लिए जनरली प्रेफर करते हैं अपन आयन एक्सचेंज पे चले जाएंगे, या फिर हम सिंपल सी बात करेंगे तो TLC कर लेंगे, ये हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड के लिए इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अमीनो एसिड हाई पोलरिटी सब्सटेंस होते हैं, उनके लिए नहीं कर सकते भाई। तो सीधा सीधा आंसर अपना ए रहेगा। ए आंसर हमारा एकदम करेक्ट मानेंगे कि अपना ए आंसर जो है वो एकदम करेक्ट है। ध्यान रखना, ए आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान रखना है। देखिए आप कभी भी देखें
हाई पोलर सब्सटेंस है, जैसे अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का सेपरेशन करना है तो अपन इसको भाई ना तो गैस क्रोमेटोग्राफी से कर सकते ना लिक्विड से कर सकते, तो ये लिक्विड से भी नहीं कर सकते, गैस से भी नहीं कर सकते। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलरली जैसे आपके वोलेटाइल सब्सटेंस रहेंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नॉन पोलर होना चाहिए, गैस क्रोमेटोग्राफी करोगे। हाई मॉलिक्यूलर वेट कोई सब्सटेंस है तो हम उसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कर लेंगे। कंपाउंड जो होते हैं आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं अमीनो, तो इनके लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाईली पोलर कंपाउंड है हमारा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन आयनो हाईली पोलर है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, तब हम करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नॉन आयनोजेबल हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर है तो लिक्विड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ऐसी कोई चीज है तो उसके लिए हम करेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक पैरामीटर है, इसको 100% फॉलो नहीं कर सकते आप कि नहीं ये ही रहेंगे, कई बार एप्लीकेशन बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, among the following rules about spin-spin coupling and the bond multiplication are corrected when regard to the NMR spectra। NMR spectra के लिए जो spin-spin coupling constant होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है कपलिंग कांस्टेंट रेयरली एक्सीड 20 साइकिल पर सेकंड, ये बात तो सही है। एंड केमिकल शिफ्ट आर ओवर 100, आपका ये लिखा हुआ है साइकिल 1000 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पे पूछा गया है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन और डिपेंड स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड बेंड, फील्ड पर नहीं करता बेटा, नेबरिंग हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज विद द डिस्टेंस, ऐसा नहीं होता, कपलिंग कांस्टेंट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता। इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई इंटरेक्ट विद ईच अदर टू, इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई कभी नहीं करते बेटा, जो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं वही तो करते हैं। जैसे आपका CH3 है और अपना CH2 है, ये इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हमारे ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका इसमें से सही है, तो हमारा आंसर ए होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट की होते हैं, देखो केमिकल शिफ्ट को लेके बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। देखो कभी कभार एग्जाम में उनने यूनिट पूछा है और ऑप्शन उनने पीपीएम दे दिया, बिल्कुल सही बात है भाई, अब पीपीएम दे दो, लेकिन पीपीएम तो हमारा पार्ट्स पर मिलियन है, 1 मिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट है वो होता है, तो वो एक्सप्रेस करने का तरीका है। केमिकल शिफ्ट यहाँ देखिए, ये हमारी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होता है और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब आपका फ्रिक्वेंसी से डिवाइड हो रहा है तो यूनिट तो कैंसिल हो ही जाएगा। कपलिंग कांस्टेंट जे होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पीक, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन भाई। जैसे आपका यहाँ पर मान लो ये पीक्स हुई हमारी, ऐसे ये स्प्रेड हुई हैं, तो जो ये सेंटर रहते हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है इसको कपलिंग कांस्टेंट जे बोलते हैं, ठीक है। इसको साइकिल पर सेकंड से अपन डिटरमाइन करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स। द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट रेयरली एक्सीड, ये आपको ध्यान रखना, जे की वैल्यू 20 साइकिल पर सेकंड से ज्यादा नहीं होती और केमिकल शिफ्ट की 1000 से ज्यादा नहीं होती, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सीधा सीधा आंसर हमारा इसका ए सही था। ए इसलिए भी सही था क्योंकि बेटा बाकी जो थे अपने वो ऑप्शंस गलत थे, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है केमिकल इंटरफेरेंस आर कॉमन देन स्पेक्ट्रल हमारे इंटरफेरेंस ड्यू टू, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपको पूछ रहा है कि जो केमिकल इंटरफेरेंस होती है मोर कॉमन होती है आपकी स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस ड्यू टू, ये आपका जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां से ये क्वेश्चन है, तो इसमें सीधा सीधा आंसर है भाई अपना, ये जो आंसर रहेगा लो वोलेटाइल नेचर के जब कंपाउंड होते हैं तब ऐसा हमारा देखने को मिलता है, तो इसको याद रखना है 101 को कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ लो वोलेटिलिटी, तो यहाँ पे आंसर अपना ए सही हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों टाइप की इंटरफेरेंस होती है हमारी, केमिकल इंटरफेरेंस मोर कॉमन देन द स्ट्रक्चरल, यही हमारा सेंटेंस था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड विद द लो वोलेटिलिटी ये ऑप्शन में दिया था, ठीक है। तो ये अगर इसको कलेक्ट करना है तो एडिटिव टू रिमूव सच कंपाउंड यूजिंग द ईडीटी है, ठीक है। डिसोसिएशन जो होता है, क्लिवरिया जो होता है, रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइडाइज स्पीसीज हो सकता है, आयोनाइजेशन मिलने को हो सकता है, तो इनसे क्या होता है केमिकल इंटरफेरेंस होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, मोर कॉमन देन, रीजन क्या था, लो वोलेटिलिटी, वो वोलेटाइल नेचर उनका कम होता है। अब आता है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, नॉट वेरी कॉमन ड्यू टू नैरो लाइन विड्थ, इट अकर्स द डिफरेंट ट्रांजिशन जब होता है तब होता है, जैसे स्कैटरिंग होता है तब हो सकता है। करेक्ट कैसे करेंगे, टू लाइन मेथड है, आपकी कंटिन्यूम मेथड है, जीमैन इफेक्ट होता है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जीमैन इफेक्ट से कौन सा करेक्ट होता है, तो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस अपना जीमैन इफेक्ट से करेक्ट हो जाता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो हमारे इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं। केमिकल इंटरफेरेंस कॉमन होता है, उसका रीजन होता है लो वोलेटाइल नेचर, ठीक है, और स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन हमारा रेयर होता है।
अगर ये होता है तो उसका रीजन होता है स्कैटरिंग। करेक्ट कैसे करोगे? जी मैन इफेक्ट से करेक्ट कर लोगे, इतना याद रखना है। फिर आता है वन ऑफ द प्रिंसिपल अपॉन द एचपीएलसी डिटेक्टर फंक्शन। एचपीएलसी डिटेक्टर हमारे वर्क करते हैं दो टाइप से बेटा। एक होते हैं बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर, मतलब जो मोबाइल पेज में आपका अमाउंट देखते हैं, बल्क देखते हैं भाई, जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, उसको देखते हैं। दूसरे डिटेक्टर जो होते हैं हमारे सॉलिड प्रॉपर्टी होते हैं, जो पर्टिकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें आपकी स्पेसिफिक मेथड्स आती हैं, यूवी विजिबल, आईआर हो गया, मास हो गया, ये ठीक है। तो यहां से आपको देखना है, ऑप्शन सही चूज करना है हमारे। तो रिडॉक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड केमिकल डिटेक्टर। तो रिडॉक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। फ्लोरोमेट्रिक डिटेक्टर, हाई सिलेक्टिविटी एंड लो सेंसिटिविटी, स्मॉल डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मोबाइल पेज परमिट प्रिसाइज मेजर। अगर बेटा स्मॉल डिफरेंस रहेगा तो कहां से करेंगे? मेजर। मेजर डिफरेंस होना चाहिए। यूवी डिटेक्टर फंक्शन बेस्ड ऑन द आपके एबिलिटी ऑफ डिटेक्टर। तो इसमें जो है सीधा सीधा आंसर हमारा क्या है कि रिडॉक्स प्रॉपर्टी जो होती है सॉल्यूट की, वो पर्टिकुलर फंक्शन होती है उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर का। इसमें जो अपना ये आंसर है फ्लोरीमेट्रिक डिटेक्टर, हाई सिलेक्टिविटी तो रखता है बेटा, हाई सेंसिटिविटी भी रखता है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। स्मॉल डिफरेंस नहीं होना चाहिए कभी भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा होना चाहिए? बल्क प्रॉपर्टी है, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो आंसर ये भी अपना गलत हो गया। यूवी डिटेक्टर फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू डिटेक्टर, ठीक है, ये ऑलरेडी डिटेक्टर है बेटा, तो ये तो फंक्शन रखता ही है, लैम्डा मैक्स के अकॉर्डिंग ये चलता है हमारा, तो आंसर ये नहीं होगा, सीधा सीधा आंसर अपना ये आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको अच्छे से, ठीक है। तो दो टाइप के डिटेक्टर होते हैं, एक सॉलिड प्रॉपर्टी, एक बल्क प्रॉपर्टी, तो इनको याद रखोगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, अपन पढ़ते हैं यूवी, ठीक है। यूवी में आपने देखा है कि यूवी स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं हमारे, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, अपन ने पढ़े हैं भाई। मेन हमारे ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार हो गया, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है, या हमारा एन टू पाई स्टार हो जाता है, नॉन बॉन्डिंग से ये हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाता है। जो पाई टू पाई स्टार है वो हाई एनर्जी होता है कंपेरेटिवली दोनों में, वैसे हाई एनर्जी तो ये होता है सबसे बड़ा। उसके बाद नंबर आता है एन टू सिग्मा स्टार का, फिर पाई टू पाई स्टार का आता है, और फिर एन टू पाई स्टार का आता है। एन टू पाई स्टार से जो बैंड बनता है आर बैंड बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड होता है, ठीक है। और मेन बैंड अपना क्या होता है? के बैंड होता है, जो पाई टू पाई स्टार से बनता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आर नॉट इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रम। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूवी में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो आप बताइए, अभी अपन देख रहे हैं अल्टीमेटली, यहां से देखिए इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एस एंड पी सेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिग्मा पाई तो रहते ही है भाई, तो ये तो आंसर। चार ट्रांसफर भी हो सकता है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या रहेगा अपना? ए आंसर रहेगा। ए आंसर हमारा कही है कि जो एस और पी सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हमारे, ठीक है। ट्रांजिशंस जो होते हैं हमारे यूवी विजिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, देखिए। हमारा ट्रांजिशन इन्वॉल्व था पी एस एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद ट्रांजिशन इन्वॉल्व चार ट्रांसफर, और ट्रांजिशन इन्वॉल्व डी और एफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ठीक है, पी और जो हमारे एस वाले होते हैं, ये आपके जो होते हैं आपको एब्जॉर्बिंग स्पीसीज जो कंटेन पी और एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा कि आपको नॉट इन्वॉल्व लिखा है, नॉट इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम, तो एस और पी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ये आंसर आपको याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए। आपको ये पूरा 17 से ले जाके 24 तक के जो क्वेश्चंस थे, सभी का वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखना है।